नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका MH1 प्राइम के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है, जिसके तहत तमाम दल और नेताओं ने अपनी कमर कसना भी शुरू कर दिया है। बेशक साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी तैयारियों की सुगबुगाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या चुनावी मुद्दे बदल गए हैं या फिर जनता से वही पुराने वादे किए जाएंगे। ऐसे में अब जनता खुद पूछेगी अपने विधायक से कि 5 साल में कितना काम किया और कितना बाकी है। इसके लिए मंच होगा हमारा। जी हाँ, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। इस कार्यक्रम के जरिए हम न सिर्फ आपके विधायक के किए कामों का लेखा जोखा सबके सामने रखेंगे, बल्कि खुद विधायक जी भी इस कार्यक्रम में लाइव रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण विधानसभा के मौजूदा विधायक विक्रमादित्य सिंह, जो शिमला ग्रामीण की जनता के सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है और कितना करना बाकी है। उससे पहले शिमला ग्रामीण विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालते हैं। हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 38,607 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 37,109 है। शिमला जिले में स्थित ये निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। ये क्षेत्र साल 2008 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में अस्तित्व में आया था। वीरभद्र सिंह यहाँ के प्रमुख नेता हुआ करते थे। 2008 के परिसीमन में जब ये सीट बनी तो उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया और विजयी हुए। 2012 में वीरभद्र सिंह यहाँ से विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बने। वहीं 2017 में यहाँ से वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये उनका पहला विधानसभा चुनाव था। यूथ कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहते हुए विक्रमादित्य सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। MH1 प्राइम के लिए शिमला से सुनील परमार की रिपोर्ट। चलिए अब सीधा रुख करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया MH1 प्राइम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। विक्रमादित्य सिंह जी, सबसे पहला और बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये कि इतने सालों में आपके क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है और कितना बाकी है। ये प्रदेश की जनता का, आपके क्षेत्र की जनता का ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कार्य तो बहुत हुए हैं और पिछले 5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। उस समय ऐतिहासिक कार्य यहाँ पे जो है हमारी सरकार के समय में हुए हैं और वर्तमान में 4.5 साल भाजपा की सरकार थी और मैंने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया और ऑपोजिशन में होने के बावजूद हमने एक सकारात्मक सोच के साथ इलाके के विकास में अपना पूरा योगदान किया और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो हमसे इलाके के विकास में बन सका उसको हमने अपना पूरा योगदान चाहे विधानसभा के माध्यम से उठाने का, चाहे MLA प्रायोरिटी के माध्यम से, चाहे नाबार्ड के माध्यम से, चाहे डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, जो हमसे हो सका हमने उसमें किया है। उसके आंकड़े भी हमारे पास जो है वो उपस्थित है
तो अभी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपके साथ वार्तालाप होगी और जिस जिस विषय पे आप हमसे सवाल करना चाहेंगे हम आंकड़ों सहित जो है आपकी बात का उत्तर देंगे, क्योंकि मैं हमेशा तथ्यों के ऊपर बोलने में विश्वास रखता हूं, तर्क के ऊपर बोलने में विश्वास रखता हूं। हवाई फायरिंग करना मेरे सोच में नहीं है और जो भी मैं बात कहूंगा आंकड़ों के ऊपर कहूंगा और आप उस चीज को जमीन स्तर पे जाकर लोगों से मिलकर उस चीज का सही फीडबैक भी ले सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। जी बिल्कुल, तथ्यों और तर्कों के साथ बात करने में एक विश्वास भी पैदा होता है और जो विश्वास की बागडोर होती है वो भी मजबूत होती है और इससे जनता तक एक सीधा मैसेज भी जाता है कि कोई बात झूठी नहीं है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह जी, आपके क्षेत्र की जनता एक सवाल पूछ रही है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेके, बिजली, पानी और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चूंकि खासी परेशानी बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि इसका जल्द समाधान होना चाहिए, इतने साल हो गए हैं। कितने कार्य हुए हैं सभी देख रहे हैं, खाली जुमले के जुमले ही रहे हैं, हम यही बोलेंगे। और दूसरा, पानी की समस्या देखिए, ठीक है, रोजगार बेरोजगार है, रोजगार के लिए रो रहा है, बेरोजगार हमारे जैसे युवा साथी सभी बेरोजगार है। हम भी आते हैं, कोई छोटा मोटा अपना ट्रैवल का काम करते खर्चा निकालते हैं, ठीक है जी। पानी बिजली के बिल देखिए कितने बढ़ के आ रहे हैं। सबसे पहले महंगाई का मुद्दा जो है इसे कम करें। देखिए ऐसा है एंकर साहब कि जहां तक महंगाई की बात है या बिजली पानी की बात है, आप जानते हैं मैं विपक्ष में हूं और विपक्ष में रहते हुए हमारी जो जिम्मेवारी है वो एक लिमिटेड रूप से है। हम काम तो करवा रहे हैं मगर जहां तक आपके महंगाई की बात है, पेट्रोल डीजल की बात है, रोजगार पैदा करने की बात है, ये सब सरकार के डोमेन में आता है और इसमें हम चाहते हुए भी हमारे हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। हालांकि हम अपनी ओर से जितनी आर्थिक मदद दे सकते हैं, जितना हम आउटसोर्स में नौकरियां देने का प्रावधान ऑपोजिशन में रहते हुए भी कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। मगर जो ये इश्यूज है ये सिर्फ शिमला ग्रामीण तक सीमित नहीं है, ये इश्यूज जो है स्टेट सेंट्रिक इश्यूज है, नेशनल सेंट्रिक इश्यूज। और हम सब जानते हैं कि आज अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में ऑल टाइम हाई पर 14 लाख बेरोजगार युवा प्रदेश के अंदर है और ये सरकार डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो ये इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट हिमाचल में करने की बातें कही कि 80,000 करोड़ का निवेश प्रदेश के अंदर आएगा, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो सब चीजें 4 साल के बाद जो है वो जुमला साबित हुई है। तो उन चीजों के लिए सीधे रूप से मेरे से ज्यादा जवाबदेही जो है वो सरकार की है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन आपने अपने लेवल पर किस तरीके से डेवलपमेंट के कार्य किए हैं और चूंकि आपके क्षेत्र की जनता बिजली पानी जैसी समस्याओं से भी जूझ रही है, उन्होंने हमारे MH1 प्राइम से भी बातचीत करते हुए अपनी बाइट दी है कि बिजली पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट की मदद से अपने क्षेत्र में इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास आपने अपने कार्यकाल में किए हैं? नहीं, हमने जहां जहां से हमको इसके बारे में इश्यूज आए हैं, कई जगहों पे फॉर एग्जांपल एक हमारा मंडोल घाट एरिया है, सॉरी केदार घाट एरिया है, वहां पे नए पंप लगने थे क्योंकि पंप तो हमने नए लगवाए अपने माध्यम से, मगर उसमें जो है ट्रांसफार्मर नए लगने थे क्योंकि पंप की कैपेसिटी बढ़ गई थी, बिजली का उसमें सप्लाई कम थी, उसके लिए हमने उस इश्यू को टेकअप किया। वैसे ही एक आपका एक और कोबाग पंचायत है, वहां पर भी ट्रांसफार्मर्स की इशू आ रही थी जिसकी वजह से बिजली तो थी मगर उसका जो आपका वॉल्यूम था वो बहुत कम था, फ्लक्चुएशंस हो रही थी, उस इश्यूज को भी हमने उठाया। तो ऐसे जो आइसोलेटेड इश्यूज हमारे जहन में आए हैं उसको हमने विधानसभा में समय समय पर उठाने का कार्य किया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जल संकट को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल योजना गरो घंडल पेयजल योजना जो करीबन 105 करोड़ रुपए की लागत से शिमला ग्रामीण में बनी है और उससे करीबन जो है 50 पंचायतें जो है उसमें पीने का पानी उनको मुहैया करवाया जा रहा है। ये हमारे सरकार के समय में बनी और कुछ पंचायतें इसमें से छूट गई थी हमारी सरकार के समय में। जब मैं विधायक बना उसको हमने विधायक प्राथमिकता पे मैंने स्कीम को डाला और उसमें करीबन जो है जितनी पंचायतें, जितने गांव इसमें छूट गए थे उसको इसमें कवर करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से पैसा दिलवाने की कोशिश करी। अभी एक केंद्र सरकार की JJM की स्कीम भी चल रही है, जल जीवन मिशन, उसके माध्यम से भी हमने जो हर घर में जल के लिए नल का देने के लिए जो इस मुहिम को भी शुरू किया, उसमें भी जो हमसे योगदान हो सका है हमने लगातार अफसरों के साथ बैठक करके, PWD के अधिकारियों के साथ, IPH के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस पे काम करने का प्रयास किया है। जी, लेकिन हर घर
और नल से जल के जरिए कोई आंकड़ा आपके पास है ताकि आपके क्षेत्र की जनता भी सुन सके कि हाँ आंकड़ों में भी दम है और ज़मीनी सच्चाई भी है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी इस बात को कहते हुए नजर आए कि पानी की समस्या है और ये बनी हुई है, जबकि क्षेत्र के विधायक को इस बाबत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कोई आंकड़ा है आपके पास इसको लेकर? हाँ, अभी तो मेरे पास इसके लिए इससे उपलब्ध आंकड़ा नहीं है, मगर जैसा मैंने कहा कि जो ये स्कीम हमारी गढ़ो घंटल स्कीम है जी, दिस आई नो फॉर अ फैक्ट कि दिस इज केटरिंग टू अराउंड 52 पंचायत हमारे इलाके में इससे पानी इससे मिल रहा है। मगर कुछ इलाके अभी भी इसमें से, जैसे मैंने कहा कि कुछ छूटे हुए हैं, तो उनको हमने इसके जीजेएम के अंदर डाला हुआ है। तो ये इसका आंकड़ा मैं डिपार्टमेंट से लूंगा, अभी एग्जैक्टली इसका नहीं है क्योंकि ये मेरे अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। जैसे मैंने कहा ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जब भी मैं इसका आंकड़े लूंगा इन द टाइम्स टू कम इसको शेयर करने के लिए आपके बीच इस चीज को रखेंगे जी। आपके क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एक सवाल भी किया है कि आप विधायक जी से सवाल पूछे कि क्योंकि आसपास की जो सड़कें हैं उनकी हालत दयनीय बनी हुई है और लोग परेशान होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार है और मैं शिमला ग्रामीण से संबंध रखता हूं। सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है, बरसात के टाइम भी बहुत बुरी हालत रहती है। तो सड़कों को लेकर क्या विजन था, क्या वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया, या अभी कितना काम बाकी है? इसमें आप भी जानते होंगे कि जो ये सड़कें हैं ये 3 लेवल्स की सड़कें हैं। शिमला ग्रामीण में नेशनल हाईवे भी गुजरता है, शिमला में जो है स्टेट हाईवेज भी हिमाचल प्रदेश में इस इलाके से होकर गुजरते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड भी गुजरती है, और कुछ सड़कें हैं जो पंचायत स्तर की सड़कें हैं। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पे मेरे पास आंकड़े उपस्थित है कि इसमें हमने पिछले 5 साल में, मेरे कार्यकाल में हमने नाबार्ड के माध्यम से और एमएलए प्रायोरिटी जो हमारी होती है उससे आपको जानकर खुशी भी होगी, और ये आंकड़ों सहित मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमने 47 करोड़ रुपए के करीबन 10 सड़कें जो है पिछले 5 साल में अप्रूव करवाई है। अगर मैं नाम भी उसके गिनाना चाहूँ, एक बाग क्यालू सड़क है, दनपत संदुआ गला सड़क है, खटनोल डांडीबाग सड़क है, शाडा कजैल ग्राम पंचायत जनोल के अंदर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड बसंतपुर टू पनहेरा ग्राम पंचायत बसंतपुर है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम कांगड़ी घाट नाला ग्राम पंचायत रियोग। करीबन 10 सड़कें पिछले 5 साल के कार्यकाल में 47 करोड़ रुपए की लागत से हमने नाबार्ड के माध्यम से करवाए हैं। और अंडर प्रोसेस जो आपके नाबार्ड में अभी अंडर प्रोसेस है, जिसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं आई है, ये भी करीबन 1 2 3 4 5 7 सड़कें हैं जो एडिशनल 45 करोड़ की ये अभी नाबार्ड के पास पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर करीबन 80 करोड़ रुपए की सड़कें, चाहे वो पीएमजेएसवाई की है, चाहे वो नाबार्ड के माध्यम से जो विधायक प्राथमिकता से जाती है, ये हमने पिछले 10 साल में, जिसमें 5 साल मेरे पिताजी का कार्यकाल रहा है और 5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है, ये हमने लोगों में इस क्षेत्र में दी है। ये जरूर है कि कुछ इलाकों में अभी भी जो सड़क है, हालांकि उनका एनुअल मेंटेनेंस कईयों का पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होता है, कईयों का पंचायत के माध्यम से होता है, उस पे जहां पे हमको डिमांड मिलती है। और एक एडिशनल जो हम हर जगह पे हम एम्बुलेंस रोड्स दे रहे हैं। एम्बुलेंस रोड्स जो है वो पंचायत स्तर पे होती है, केवल एम्बुलेंस को ले जाने के लिए इमरजेंसी रोड्स होती है। उसके लिए भी हमने जो है पिछले 5 साल में जो है उसके लिए भी हमने उसके लिए भी पैसा जो है एम्बुलेंस के रोड्स के लिए दिया है। तो जहाँ पे इन ऐसी कोई नॉलेज हमारे नॉलेज में आया कि कोई पर्टिकुलर रोड हमारे जो है उसकी हालत खस्ता है, उसको कंसर्न अधिकारियों के बारे में हमने उसको भी टेकअप करने का प्रयास किया है। लेकिन विक्रमादित्य जी, चूंकि एक दर्शक ने और सवाल पूछा है, जो सड़कों का अप्रूवल मिला था, क्या वो सड़कें पूरी हो गई है या फिर बनना भी बाकी है, और क्या क्या प्रोजेक्ट सड़कों से संबंधित और चल रहे हैं? यही मैंने आपको भी कहा कि इसमें जो है 10 सड़कें जो 47 करोड़ की है, इनका इन प्रिंसिपल जो है अप्रूवल भी आ गया है और इनके टेंडर भी लग चुके हैं, इन पे काम शुरू हो चुका है। कईयों की फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की वजह से कई सड़कों पे दिक्कत आ रही है, मगर 47 करोड़ के ये 10 सड़कें इन प्रिंसिपल उसका अप्रूवल होकर काम शुरू हो चुका है। और जो मैंने 4 और ये 7 कही, ये जो है अभी नाबार्ड के पास पेंडिंग है। क्या कोई टाइम बाउंड किया गया है विक्रमादित्य जी? क्या कोई टाइम बाउंड किया गया है कि इतने समय तक ये सड़कें पूरी हो जाएगी? टाइम बाउंड हमारे ओर से नहीं होता है, ये जो है
नबार्ड को एक बारी हमारी ओर से हम प्लानिंग में देते हैं, प्लानिंग से आगे ये नबार्ड में जाता है और वहां से फिर वो अप्रूवल के लिए दिल्ली जाता है। तो वो हमारे अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। वहां से जब उसकी अप्रूवल आएगी वो केवल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं आएगी, वो पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो प्लानिंग डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरी जो है उस चीज को टेकअप करते हैं। जब वहां से अप्रूवल आएगी तब यहाँ पर वापस आएगी, फिर उसका जो है टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके बाद उस पर कार्य जो है वो शुरू होगा। मगर हमारी ओर से जो हमने विधायक प्राथमिकताएं देनी है वो हम दे चुके हैं। उसमें नबार्ड से जो हमारा शेयर पैसे का है वो भी उसमें डिडक्ट हो चुका है। अब जो है वो डोमेन, अब जो बॉल है वो नबार्ड के पाले में है। जी, मतलब आपने अपने लेवल पर काम पूरा कर दिया है, बाकी अब ये आंकड़े सहित मैं आपको गिनवा रहा हूँ, ये बातें ठीक है। आप इस चीज को कहीं से भी जो है इसको डबल चेक किया जा सकता है। जी जी। और एक महिला दर्शक ने महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल किया है कि कानून व्यवस्था काफी चरमराई हुई है और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं। आपके ही क्षेत्र की एक महिला ने MH1 प्राइम पर ये बातचीत करते हुए बाइट दी थी। ये सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। महिला सुरक्षित कहीं भी नहीं है, क्राइम बढ़ रहे हैं और छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। रोज के रोज नई नई खबरें छप रही है। जो कानून व्यवस्था है वो ठप रह चुकी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, सारे नारे जो खोखले साबित हुए और महिला सुरक्षित नहीं है। जी जी। अब देखिए, महिला सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे दुख है इस बात का कहते हुए कि हिमाचल में पिछले 4 साल के कार्यकाल में करीबन जो है 600 से ज्यादा जो है इसके महिला उत्पीड़न के केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर दर्ज हुए हैं। ये वही भाजपा सरकार है जिसने एक गुड़िया का केस जुब्बल कोटखाई में हुआ था और उसका इतना बड़ा इशू बना दिया, उसके ऊपर पूरा चुनाव लड़ा और उसका राजनीतिकरण किया। और इनकी सरकार में करीबन 600 बलात्कार हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चुके हैं और सरकार जो है वो इस पे बिल्कुल मौन है। तो ये फिर से बहुत महत्वपूर्ण मसला महिला ने जिसने भी उठाया होगा बड़ा महत्वपूर्ण है, मगर ये विधायक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर भी है। तो ये उनकी जिम्मेवारी है। हमारे जहन में कभी भी अगर लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा कोई केस हमारे जहन में आता है, कोई नशाखोरी का आता है, तो हम इसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाते हैं। लेकिन आप जी विक्रमादित्य जी, लेकिन आप अपने लेवल पर पुलिस अधिकारियों से इस क्षेत्र में कितनी बार बैठक करते हैं महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, ताकि महिला सुरक्षित रहे, उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो? जब भी ऐसा कोई केस आता है तो उस पर हम जरूर, मैं चाहे हमारे थाने के SHO है, चाहे हमारे कंसर्निंग DSP है, उससे मैं बात करता हूं। और अभी इसी उपलक्ष्य में, इसी संदर्भ में अभी हमारा एक एरिया है कच्ची घाटी, वहां पर मैं गया था। तो वहां पर कुछ लोगों ने, व्यापारियों ने मांग करी कि वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ियां वगैरह जो है उसमें से बहुत चोरियां हो रही है। तो मैंने अपने विधायक निधि से 3 लाख रुपए जो है वो वहां पे CCTV कैमरास लगाने के लिए दिए हैं और वो उसका अभी काम बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जहां जहां हमारे जहन में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है हम उस चीज को उठाते भी है, चाहे DGP से उठाना है, चाहे SDM से, आपका DSP से उठाना है, जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। मगर जैसा मैंने कहा, ये अगेन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो जो है इस चीज का ध्यान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश के अंदर रखे। जी विक्रमादित्य जी, एक और सवाल है, चूंकि 2017 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब से लेकर अब तक, चूंकि आपका ये पहला विधानसभा चुनाव था, इससे पहले वीरभद्र जी चुनाव लड़ते रहे थे इसी सीट से, लेकिन आपके अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और आपका अनुभव कैसा रहा ये अपने आपके कार्यकाल का? देखिए, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा और लोगों का बहुत प्यार मिला और हम लगातार लोगों के बीच जाते रहते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जिस दिन से मैं विधायक बना, मैंने एक कार्यक्रम विधायक जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किया। जब मैंने चुनावों के समय में भी वादा किया था कि हम हर हफ्ते में, महीने में 2 बारी विधायक आपके द्वार कार्यक्रम करेंगे। उसमें मैं खुद हर पंचायत में जाकर वहां के लोगों के साथ मिलता हूं। जो भी वहां पर हम डेवलपमेंटल वर्क्स जो मैंने अभी आपको गिनवाए करीबन 80 करोड़ रुपए के, और विधायक निधि जो मैंने आज तक पिछले 5 साल में, 4.5 साल में 6 करोड़ रुपए की विधायक निधि लोगों के बीच में मैं बांट चुका हूँ। और DCP फंड जो आपका DC के माध्यम से होता है, उसमें भी हमने 2.5 करोड़ रुपए की मदद आज तक जो है पिछले 4.5 साल में लोगों की जो है वो सीधे रूप से करी है।
तो ये सब चीजें विधायक आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से होती है, जिसमें हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों को वहाँ पे पंचायतों में आमंत्रित करते हैं। जो वहाँ के इश्यूज है उसमें जो हमसे हो सके हम अपने ओर से करते हैं, जो सरकार से टेकअप करना है उनसे करते हैं, जो विधानसभा में इश्यूज टेकअप करने हैं वो वहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। बाकी आप जैसा भी अपने इंट्रोडक्शन के शुरुआत में कह रहे थे कि अब नेताओं ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है, तो हमने तो अपनी कमर जो है डे 1 से ही कसनी शुरू कर दी थी। जिस दिन मैंने चुनाव जीता उसी दिन से हम लोगों के बीच में जाने में शुरू हो गए थे। एक आप देखते हैं जब एग्जाम चलते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्रैश कोर्स करते हैं कि बिल्कुल जब एग्जाम सेट के ऊपर होगा तो है 24 घंटे पढ़ेंगे और फिर जाके इम्तिहान देंगे। हम जो है डे 1 से लगे हुए हैं, तो हमको कोई क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के बीच में बने हुए हैं और जनता इस चीज को जानती है कि किसको उन्होंने फिर से विधानसभा के अंदर जो है वो भेजना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमादित्य जी MH1 पर अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में आज के लिए इतना ही। देश और तमाम दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहें MH1 प्राइम।